जय हिंद मित्रों। आज के इस अंक में हमने शामिल किया है यूपी इलेक्शन 2022। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर कुछ ही बातें आपके बीच में हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। जनता क्या सोच रही है, क्या किसी निर्णय पर पहुंच चुकी है या वह अभी विचार कर रही है, वोट देने से पहले किन किन बातों का वह ख्याल रख रही है, किसकी तरफ है उसका ध्यान, कौन कौन मुद्दे उसे कर सकते हैं प्रभावित, किन नेताओं पे है उनको भरोसा और कौन से दल उनके हो सकते हैं शुभचिंतक। कोई ऐसा निर्णय नहीं आने वाला है जिससे कोई एक दल भी बहुत खुश हो जाए और अन्य जो प्रभावी दल हैं उनके झोली में कुछ भी ना आए। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सभी दल प्रयास कर रहे हैं और जनता जनार्दन है और सबकी समीक्षा भी कर रही है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन हमारा शुभचिंतक है, कौन हमारे बारे में सोचता है, कौन हमारे लिए कर रहा है। थोड़ी सी भिन्नता जरूर हो सकती है। केंद्र सरकार के प्रति नज़रिया जनता का कुछ और हो सकता है और यूपी हुकूमत के प्रति नज़रिया कुछ और हो सकता है। ऐसी भी स्थिति बन सकती है। हम देखते हैं वे मुद्दे कौन से हैं जो चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। दो 2022 के इलेक्शन से पूर्व सितंबर महीने में जो स्थिति बन रही है उसके मुताबिक सिकुड़ती बीजेपी, फैलती बीएसपी, लड़ती एसपी की स्थिति बनी हुई है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पूर्व सत्तासीन बीजेपी सिकुड़ती नजर आ रही है। बीजेपी के समर्थकों को यह बात खराब भी लगेगी, पर जमीनी हकीकत यही है। अब भी समय है जब बीजेपी जनहित के मुद्दों पर अपनी समझ दुरुस्त करे। बीजेपी ने अच्छे कार्य भी किए हैं, पर जनता की भावनाओं का अनादर लोकतंत्र में ठीक नहीं होता। बीजेपी के समर्थकों को मेरी बातें खराब भी लग सकती हैं। 2021 में मौज कर रहे बीजेपी के अधिकांश लीडर मस्ती मार लें। 2022 में संभव है कि उन्हें फिर यह मौका न मिले। पहले अच्छे कार्यों की चर्चा कर लेते हैं। शौचालय बनवाने की योजना बीजेपी हुकूमत की अच्छी थी। हालांकि सोनभद्र में तो लूट की संस्कृति हावी रही है, चाहे वह बीएसपी की सरकार रही हो या एसपी की सरकार रही हो। आवास योजना भी सुंदर है, घर घर नल योजना भी ठीक है, पर धरातल पर कुछ विशेष नहीं दिख रहा है। एक बात और, तत्काल चुनाव हो जाए तो यूपी में बीजेपी हाफ हो जाएगी। भले ही विभिन्न प्रकोष्ठ बनाकर रेवड़ी की तरह पद बांटे गए हैं, यूपी में लगता है कि इतने प्रकोष्ठ और पदाधिकारी किसी और राजनीतिक दल में नहीं होंगे। वैसे यह बात बीजेपी के पार्टी के अंदर की बात है, उसके बारे में किसी को भी कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं है। केंद्र में बीजेपी का अभी भी कोई विकल्प नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। पर यूपी में तो आर्थिक मोर्चे पर असंतुष्ट जनमानस सत्ता से नाराज है। यह भी नहीं है कि बीजेपी के नाराज वोटर किसी और को भी वोट कर देंगे, ऐसा भी नहीं है, बल्कि वे वोट डालने ही नहीं जाएंगे। गैर बीजेपी दलों ने, अर्थात चाहे वह कांग्रेस रही हो, चाहे वह सपा रही हो या फिर बसपा रही हो, इन लोगों की तुष्टीकरण की नीति से आज ही जा कर के बहुसंख्य जनमानस ने बीजेपी को पसंद किया था। आगे परिणाम देखते हैं। जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई थी, इससे नाराज जनता ने गैर बीजेपी दलों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह सच भी है
ऐसे अन्य दलों को मानना भी चाहिए। विकल्प के रूप में बीजेपी को पसंद किया, पर डिक्टेटर हुकूमत, तानाशाही व्यवस्था, सच्चाई यही है। हम समझते हैं कि बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। यह राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता की भावनाओं का आदर करना ही पड़ेगा। जनता की भावनाओं का आदर करके ही पुनः सत्ता में वापस लौटा जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में स्वाभाविक है कि सत्ता जो आज हाथ में है, कल वह किसी दूसरे के हाथ में चली जाए। वादा निभाने में सपा की कोई सानी नहीं। जो वादा करती है प्रायः उसे शपथ ग्रहण के तत्काल बाद क्रियान्वित भी कर देती है, उसकी घोषणा कर देती है। और दूसरी तरफ बीएसपी के देख लें, बसपा के देख लें, तो बसपा के राज में अधिकारी भले संतुष्ट न हो, पर जनता संतुष्ट रहती है। प्रशासनिक अधिकारियों से बेहतर तरीके से काम लेने का कार्य बसपा के राज में होता रहा है। यह किसी छिपा नहीं है। इतना जरूर है कि गुंडागर्दी सपा के राज में कुछ ज़्यादा होती है, अपेक्षाकृत भ्रष्टाचार कम होता है। अर्थात नंबर 1 पर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार नंबर 2 पर। और बसपा के राज में भ्रष्टाचार नंबर 1 हो जाता है और गुंडागर्दी नंबर 2 हो जाती है। बसपा और सपा में मूलतः यह अंतर देखने को मिलता है। अब आते हैं भाजपा की चर्चा कर लेते हैं कि भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है और गुंडागर्दी की क्या स्थिति है। यह जग जाहिर है। कहने के लिए भ्रष्टाचार कम हुआ है। जहाँ पर डिजिटल व्यवस्था है वहाँ पर तो काफ़ी कुछ अंकुश लगा है, अन्यथा भ्रष्टाचार बढ़ा ही है। हम केवल आकलन कर लेते हैं सोनभद्र जनपद का, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार कम हुआ है। कमीशन खोरी बढ़ी हुई है। चारों तरफ दिखाने के लिए ईमानदारी की बात की जाती है, बल्कि ईमानदारी के नाम पर कुछ अधिक ही वसूली की जा रही है। हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार बसपा और सपा से कहीं अधिक भाजपा की सरकार में है। यह ज़मीनी हकीकत है। जनता इससे त्रस्त है और इससे वाकिफ भी है, इसे जानती भी है और समझती भी है। हाँ, चुप जरूर है। हो सकता है कि वह समय का इंतजार कर रही हो। भाजपा की सरकार में जो कुछ अच्छे कार्य हुए हैं वह केवल सराहनीय नहीं है, बल्कि स्तुत्य है, वंदनीय है। जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना। कभी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि इस धारा को आसानी से, या यह कहें कि इसे हटाया जा सकता है, जो केंद्र की बीजेपी की सरकार ने कर दिखाया। यह स्तुत्य है। विवादित अयोध्या का मसला जो न जाने कब से चला आ रहा था, उसका भी समाधान बीजेपी ने कर दिया है। इन दोनों मसले पर भारतीय जनता पार्टी का कार्य स्तुत्य है, वंदनीय है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर बीजेपी ने लोगों को संतुष्ट किया है, तो वे कौन से मुद्दे हैं जिनसे जनता असंतुष्ट हो गई है। केंद्र में जब बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, अर्थात कांग्रेस की हुकूमत थी, जिसको हम यूपीए कह सकते हैं, गठबंधन की सरकार थी। इस समय भी गठबंधन की सरकार है, राजग की सरकार है, बहुमत में बीजेपी है। उस समय इन्हीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के जिस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन आज के ये केंद्रीय नेता करते थे, अब महंगाई को लेकर के उसके समर्थन में तर्क दिए जा रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है। जनता भी चुप है, समझ रही है कि जिन मसलों पर आप पहले यूपीए हुकूमत का विरोध करते थे और उन मसलों को अब अपने इच्छा के मुताबिक व्याख्या कर रहे हैं। कहा जाता था कि जब सरकार बदलेगी, आप इस सरकार को बदल देंगे
तो ऐसी स्थिति में हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम कर देंगे। खाद्य सामग्री में जो महंगाई है उसे भी हम कम कर देंगे। परंतु न तो पेट्रोल, न तो डीजल, न तो खाद्य सामग्री, किसी की भी महंगाई कम नहीं हुई, बल्कि दिन दूना रात चौगुना बढ़ती ही गई। हाँ, इतना ज़रूर है कि सोशल मीडिया पर, या ये कहें कि मीडिया मैनेज का अभिप्राय यह है कि जो सरकारी धन है उसको विज्ञापन के रूप में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की हुकूमत, आप इन दोनों ने जनता के धन का अत्यधिक दुरुपयोग किया है विज्ञापन में, और ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं अपने समर्थन में जिससे लगे कि वह सरकार बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रही है। परंतु यह सब जानता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होने से, विशेषकर डीजल के दामों में वृद्धि होने से महंगाई बढ़ जाती है। डीजल की वृद्धि होने से किसानों पर असर पड़ता है, खेती से उपजे हुए अन्न पर लागत बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डीजल से ही विभिन्न ट्रकों का संचालन होता है, जिससे सामानों को एक शहर से दूसरे शहरों तक पहुंचाया जाता है। स्वाभाविक है कि भाड़ा जब बढ़ेगा तो उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की भी कीमत बढ़ेगी, यह किसी से छिपी नहीं है। जनता इस महंगाई से त्रस्त है, कराह रही है, इसे जनता महसूस करती है। वह अलग विषय है। कहा भी गया है कि सावन के महीने में अंधे व्यक्ति को सदैव हरा ही दिखता है। तो मुझे लगता है कि सत्तासीन दलों के नेताओं को सब कुछ उसी तरह से हरा ही दिख रहा है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, जो लोगों के घरों तक रसोई गैस पहुंचाने में मददगार साबित हुई थी, वह लगभग अब फेल कर चुकी है। इन्हीं सिलेंडरों को लेकर के केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार में बैठे हुए प्रमुख मंत्रीगण सड़कों पर प्रदर्शन करते थे। सब्सिडी सरकार देती थी और आम जनमानस नगद पैसा देकर के सिलेंडर प्राप्त करता था। हम यह जानते हैं कि सिलेंडर के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती थी, असुविधा होती थी, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, ये सब कुछ पता है। इसके साथ ही सब्सिडी खाते में भेजने का खेल प्रारंभ हुआ, ताकि तत्काल उपभोक्ता से नगद ले लिया जाए, फिर बाद में उसके खाते में पैसा भेजा जाए। शुद्ध व्यवसायी के तौर पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की चल रही यह नीति जनता को तबाह करके रखती है, जिससे जनता तबाह हो गई है, परेशान हो गई है। लगभग रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये के करीब पहुंचने वाली है, और सब्सिडी भी लगातार धीरे धीरे व्यावसायिक तौर तरीके से कम होती गई। इससे गृहिणी परेशान है, घर का बजट बिगड़ गया है, आमदनी नहीं बढ़ी, खर्चे बढ़ गए। केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करके मलहम लगाने की कोशिश की है, पर दूसरी तरफ जो उसने पेंशन बंद कर दिया, इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। विरोध करने की कोई स्थिति में नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने विरोध किया तो अधिकारियों के या सरकार में बैठे हुए लोगों के गुस्से का उन्हें कोप भाजन पड़ना पड़ेगा, इसलिए वे चुप हैं, शांत हैं। पेंशन बंद होने से सरकारी कर्मचारी भी नाराज हैं। और इतना ही नहीं, अभी पिछले दिनों भदोही की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पेंशन बहाली की बात कह करके ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति हुई, जिन्हें पेंशन देने की बात नहीं है, उन लोगों को अपनी तरफ
जोड़ने का प्रयास किया है। अपराध को नियंत्रण करने में बीजेपी की सरकार काफ़ी हद तक सफल है। इस पर जातीय भेदभाव के आरोप लगते रहे और सरकार के पास कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर जो भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं उसको खारिज कर सके। हो सकता है कि पहले लोगों के मनों में यह बात रही हो कि हम विशेष एक जाति वर्ग को इस पुलिस के माध्यम से ही तहस नहस कर देंगे, प्रभावित कर देंगे, जबकि हम सभी जानते हैं कि अपराधियों को केवल एक ही जाति होती है, अपराधी इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और अगर इस पर किसी के साथ भेदभाव किया गया है, आंतरिक जो रिपोर्टें हैं, जिन लोगों से हमारी चर्चाएं होती हैं, वे लोग शासन सत्ता की मंशा को समझ करके ऐसे लोगों को छूते ही नहीं जिनका प्रभाव शासन सत्ता में बैठे हुए उनके सजाती लोगों का है। अभी आपने देखा होगा कि बसपा ने अयोध्या में जो अपनी प्रबुद्ध रैली की थी, हालांकि वह ब्राह्मणों को एकत्रीकरण का अभियान था, परंतु चुनाव आयोग ने उचित किया। किसी जातीय रैली या सांप्रदायिक रैली के कराने की अनुमति लोकतंत्र में नहीं दी जानी चाहिए। जनता सभी समान है। इस आधार पर गुट बनाना, गुटबंदी कराना, राजनीति करना उचित नहीं है। फिर भी यह सच है कि उस अयोध्या की रैली में बसपा ने ब्राह्मणों को जोड़ने का भरसक प्रयास किया। कितना जुड़े इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मणों में भी यह हम नहीं कह सकते कि ब्राह्मण बसपा की तरफ मुड़ ही जाएगा। इतना जरूर है कि जहां पर बसपा ब्राह्मण प्रत्याशी देगी वहां पर संभव है कि उनके जो मौलिक वोट है, जिस वोट को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने प्रारंभ से ही अपनी राजनीति की है, और इन ब्राह्मणों को लेकर के वे चुनाव जीत भी सकते हैं। जीत इसलिए भी सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और इनसे नाराज हैं, तो वह भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आधार वोट है वह बहुजन समाज पार्टी को वोट दे देगा या समाजवादी पार्टी को वोट देगा, ऐसा नहीं है। पर इनका वोट न देना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। इन बातों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना भी चाहिए। अगर अपराध के नियंत्रण में आंतरिक दृष्टि से किसी तरह का कहीं कोई भेदभाव किया जा रहा है और जनता उसको आभास कर रही है, वह उचित नहीं है। आप कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो दिखना भी चाहिए, और दिखने के साथ साथ जनता को उस पर विश्वास भी होना चाहिए कि जो आपके द्वारा बातें कही जा रही हैं वह सही हैं, तभी जनता विश्वास करेगी। और जनता जब आपके हक में फैसला ले तो आप कहिए कि जनता सही कर रही है, जब आपके हक में फैसला जनता न ले तो आप कहिए कि जनता गलत कर रही है। ऐसी भी बातें विशेषकर बीजेपी हुकूमत में देखा जाता है। बिहार के चुनाव में भी काफ़ी पहले देखा गया था, बंगाल के चुनाव में भी कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई। तो जब इनके पक्ष में मतदान हो जाता है, दिल्ली के चुनाव में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया आई। कार्यकर्ता ही नहीं, कुछ इनके नेता भी इसी तरह के उटपटांग जवाब देते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे नेताओं से परेशान हो चुके हैं। वैसे यह हम बात करें तो हो सकता है कि भाजपा के लोगों को लगे कि परेशान हो चुके हैं, यह इसका क्या प्रमाण है। लेकिन हम आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद सांसदों की जब उन्होंने मीटिंग ली थी तो उन्होंने भी इसी बात का संकेत दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो भाव थे उन चीज़ों को हम आपके बीच में रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेस संस्कृति जन्म ले रही है, जिससे हमें आपको बचना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात और उन्होंने कही थी
कि हम ऐसे बयान देने से बचें जिससे बेवजह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, परेशानियां हो जाती हैं। उन्हें पता है कि हमारे लोग कितने काबिल हैं और उनके द्वारा दिए गए बयानों से जो नई उलझनें पैदा हो जाती हैं उसके लिए वे पहले ही सावधानी बरतते हैं। इसके बाद भी जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अगर मतदान कर देती है तो जनता की वाह वाह, और जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान नहीं करती है तो जनता को न जाने क्या क्या कहा जाता है। यह लोकतंत्र है। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जिम्मेदारों को या जो लोग ऐसे दायित्व पर बैठे हैं इन पर उन्हें विचार करना ही होगा। केंद्र या संघ सरकार के गठन में अब भी आम जनता का झुकाव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। हमने मोदी जी का नाम इसलिए लिया कि आम जनता के मानस पटल पर मोदी जी नंबर 1 पर हैं और बीजेपी नंबर 2 पर है। बीजेपी के लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि मोदी जी बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी की वजह से ही वे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसा बीजेपी के लोगों को भ्रम हो सकता है, परंतु देश में न जाने बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं हैं परंतु नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चाहते हैं। इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मतदान करते हैं, उसका प्रबल समर्थन करते हैं। भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विविध प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हैं, जैसे अफगानिस्तान की, जिसको लेकर के भारत चिंतित है, वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है। और यह आवश्यक भी है कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे। जब इस तरह के मसले आते हैं तो स्वाभाविक है कि जो विभिन्न प्रांतीय सरकारें हैं, भले ही वह भारतीय जनता पार्टी की हैं, उन प्रदेशों के भीतर जो विभिन्न मसले हैं उस पर उतना ध्यान केंद्र नहीं दे पाता। किन किन बातों का ख्याल रखेगा? सड़क खराब है, जो प्रांतीय सरकारों के अधीन सड़कें हैं उन्हें ठीक करना है। आखिर कहाँ तक केंद्र सरकार उनको जगाएगी, हिलाएगी, डुलाएगी? वह तो बचाने में लगी हुई है। इनके द्वारा किए जाने वाले विविध कुकृत्यों को अपने प्रभाव के चलते उससे संभालने में लगी हुई है। सच्चाई यही है। यूपी के चुनाव में किन किन मसलों का असर पड़ेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देश की आज़ादी के बाद हमें इसकी जानकारी नहीं है कि जिसे जो सुविधाएं दी जा रही थी उन सुविधाओं में कटौती की गई हो। अगर बढ़ाया नहीं गया है तो उसमें कटौती भी नहीं की गई है। लेकिन हम यूपी की बात करते हैं। एक बात यहाँ दोहरा दूं कि आज भी अगर चुनाव हो जाए तो संघ सरकार अर्थात केंद्र में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, जनता उसे ही ले आएगी। हम यहाँ पर यूपी इलेक्शन 2022 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आते हैं उन तथ्यों की तरफ, उन साक्ष्यों, उन फैक्ट, उन प्रमाणों की तरफ जो चुनाव पर असर डालने वाले हैं। आज़ादी के बाद मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सुविधाएं जिसे दी जा रही हैं उसमें कटौती की गई। आम जनता जब इस बात को सुनेगी तो उसे आश्चर्य होगा, क्या ऐसा भी हुआ है क्या? महंगाई बढ़ती गई, दिन दूना रात चौगुना बढ़ी है, हम सभी जान रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सुविधाएं दी जा रही थी इस व्यवस्था को चलाने वालों को, उन सुविधाओं में कटौती हुई है। जैसे अनुदेशक, मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 50,000 के आसपास होगी या इससे अधिक ही होगी। इन्हें दिया जा रहा था 8,400 रुपये पिछली हुकूमत में। हमारी बात आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जो अनुदेशक नहीं है या सामान्य जनता, उसे लगता होगा कि जब 8,400 मिल रहा था पिछली हुकूमत में तो उसमें वृद्धि हुई होगी, लेकिन नहीं, वृद्धि नहीं हुई है। उसमें 1,400 रुपये कम कर दिए गए। अब उन्हें 7,000 रुपये दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव सिर पर है तो फिर सरकार कुछ कर ले
ताकि उनका वोट संभल जाए। लेकिन अभी उन्हें 7,000 रुपये दिए जा रहे हैं, अर्थात जो सुविधाएं दी जा रही उसमें कटौती कर दी गई। वाह रे हमारी यूपी हुकूमत, धन्य है जो आप मोदी जी और योगी जी के ऊपर ही यूपी में हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने आचरण में, अपनी व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। आप जिन पदों पर बैठे हुए हैं उन पदों से आप कभी विमुक्त हो ही नहीं सकते। यह धारणा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों में पैदा हो गई है। क्या जिसकी सुविधाएं कम की जाएंगी वह खुश होगा? क्या वह विरोध करेगा? विरोध तो कर सकता है, पर इस समय तो देख रहे हैं ना कि विरोध करने वालों के ऊपर लाठियां पड़ रही हैं और उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया जा रहा है, रोने चिल्लाने नहीं दिया जा रहा है। यह स्थिति पैदा हो गई है। ठीक है, आप इस स्थिति को पैदा कर दीजिए, क्योंकि यह आपके हाथ में है। सरकार का धन है, टैक्स का पैसा है आपके पास। प्रचार प्रसार खूब करिए, हो हल्ला खूब मचाइए, लेकिन 2022 में अनुदेशकों की नाराज़गी को प्रदेश सरकार को झेलना ही पड़ेगा। अब आते हैं, लगभग पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में 80 से 85% हिस्सेदारी वित्त विहीन शिक्षकों की है। 80 से 85%। उनके साथ इन्होंने क्या किया? पिछली हुकूमत में वित्त विहीन शिक्षकों को, प्रति शिक्षक को कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, फिर भी 1,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जा रहा था। आज की सरकार में जो लोग बैठे हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके चुनाव के दौरान ये बात कहा था कि जो 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं वह तो भीख सरीखा है, इसको हम ठीक करेंगे, सम्मानजनक मानदेय देंगे। और आम जनता ये समझती भी होगी जरूर 1,000 जब मिलता था तो उसमें वृद्धि कर दी गई होगी। आप यह जान लीजिए कि जो 1,000 मिल रहा था उसको भी इस बीजेपी की हुकूमत ने बंद कर दिया। अब भी इस पर कोई सांस नहीं ले रहे हैं। हाँ, एक नौटंकी जरूर, नौटंकी हम इसलिए कह रहे हैं कि सम्मान गिने चुने लोगों को दिया जाता है। सम्मान अगर मास में बहुत सारे लोगों को दिया जाए तो मजाक बन के हो जाता है। पुरस्कार की बात आती है, आपने एक साल उड़ा दिया, एक प्रमाण पत्र दे दिया और पता लगा कि दूरवर्ती क्षेत्र से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से कोई शिक्षक चला आ रहा है सम्मान प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे शिक्षकों ने तो सम्मान लिया भी नहीं। सम्मान लिया नहीं, इसका अभिप्राय है कि वे किसी दूसरे कार्यक्रम में चले गए। उनको ऐसा लगा कि वहाँ जाना ठीक है, यहाँ पर जाना ठीक नहीं है। इस प्रकार की भी घटनाएं हुई हैं। आपने आर्थिक चोट पहुंचाया और उन्हें सम्मान देने के नाम पर अपने यहाँ बुलाया। खर्चा उनका लगा, परेशान वे हुए, सम्मान लेने भी पहुँचे, लेकिन सम्मान लेकर के जब वापस आए या उसके पहले जो उनकी स्थिति है, भूखे पेट तो परिवार नहीं चलेगा। जो सुविधाएं थी उसको आपको देना चाहिए था, आपने सांस ही नहीं लिया। मुझे तो लगता है कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मंत्रियों की जमानत जब्त होगी। भले ही किसी तरह से एन किन प्रकारेण यूपी में बीजेपी अपनी सरकार बना ले, परंतु शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मंत्रियों को तो जनता नहीं छोड़ने वाली। और अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक बात होगी। जिन्होंने शिक्षा विभाग को अत्यंत नुकसान पहुंचाया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। केवल शिक्षक जिसके हाथ में रुपए पैसे लेने देने की बात नहीं, इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वह कार्यालय हो, चाहे जहां बिल वाउचर पास करने की बात हो, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। आम जनता भी इस बात को समझ रही है और जान रही है। कौन रोकेगा? किसको कुवत है रोकने की, जब उससे संबंधित जिम्मेदार लोगों का उस पर सह प्राप्त है। इसका नुकसान यूपी की हुकूमत को, अर्थात भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उठाना ही पड़ेगा। वह कितना होगा वह समय बताएगा, या चुनाव से पहले कुछ ऐसा कर जाएं जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 3 लाख वित्त विहीन शिक्षकों
के आंसू पोंछे जा सके, उनके घाव पर मलहम लगाया जा सके। कोरोना काल में जहां मौतें हुई, परिवार तबाह हो गए, बच्चों ने फीस नहीं जमा की, उनकी अपनी समस्या थी, परंतु यूपी की सरकार ने वित्त विहीन शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं किया, 1 साल ओढ़ाने के अलावा। वो भी साल किसको ओढ़ाया? कुछ लोगों को सम्मान देने का काम कर रहे थे ना, सम्मान दिया है इन्होंने। अब मुझे लगता है कि जो इन्होंने सम्मान दिया है, प्रमाण पत्र, पिछली हुकूमत, आने वाली हुकूमत में अगर यह सरकार नहीं रही तो उस प्रमाण पत्र के आधार पर वह शिक्षक खुद हाशिए पे चला जाएगा, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। तो 50,000 अनुदेशक जिनको 8,000 मिलता था, उनमें आपने 1,400 रुपये प्रतिमाह कटौती करके आपने न जाने कौन सा विकास कर दिया। दूसरी तरफ जहां 3 लाख वित्त विहीन शिक्षक हैं, उनमें से शिक्षकों को, कुछ शिक्षकों को मानदेय दिया जा रहा था ट्रेजरी के माध्यम से, उसको आपने बंद करके न जाने कौन सा विकास कर दिया। तो कुछ ऐसे मसले हैं जो अत्यंत चिंतनीय हैं और उसका रास्ता अभी तक मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने निकाला है। शिक्षा से जुड़े हुए हैं शिक्षा मित्र, पूरे प्रदेश में 1,40,000 शिक्षा मित्र, जिन्हें लगभग 40,000 प्रतिमाह मिल रहा था। उन्होंने अपनी गृहस्थी बना ली। कुछ तो बुरी तरह से फंस गए, इसलिए कि उन्होंने लोन ले लिया कि मुझे 35,000, 36,000, 40,000 मिल ही रहा है, तो उस लोन की भरपाई कर देंगे। स्थिति क्या हुई? वह बंद कर दिया गया। 40,000 जो मिलता था, अब किसी तरह से उनको केवल 10,000 मिल रहा है। परिभाषा ही बदल गई विकास की। न जाने 40,000 में से 30,000 कटौती करके सरकार कौन सा विकास कर रही है। शिक्षा मित्र भी इसे देखेंगे 2022 में। जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जवाब देंगे, जेल जाना पड़ेगा, मुकदमा होगा, दबाव बनेगा, नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। इसलिए चुप रहो। जब मताधिकार का प्रयोग करने का मौका आएगा तो शिक्षा मित्र भी इस बात को जरूर रखेंगे कि कौन उनका शुभचिंतक है, कौन उनका हितैषी है, कौन उनके बारे में सोचता है, कौन उनके लिए केवल लफाजी करता है। यह स्थितियां बनेंगी। अनुदेशक करीब 50,000, 3 लाख वित्त विहीन शिक्षक और 1,40,000 शिक्षा मित्र, ये सब मतदान के समय जरूर अपने हक में फैसला लेंगे। ऐसा नहीं है कि यूपी की सरकार ऐसा कुछ कर रही है कि सारे लोग अपना गर्दन कटवा देंगे इनके लिए। राष्ट्रीय मसला का सवाल है, वो केंद्र सरकार के साथ है, उसमें लोग रहेंगे मोदी जी के साथ में, बीजेपी के साथ भले न रहें, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यंत जरूरी है। परंतु जहां रोजी रोटी का सवाल है, आर्थिक जगत में जो उथल पुथल मचा हुआ है, जहां प्रांतीय सरकारों की अपनी भूमिकाएं होती हैं, उनके प्रति अगर यह संवेदनशील नहीं होंगे तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। पूरे प्रदेश में मिड डे मील चलता है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में। न जाने कौन सी व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और मिड डे मील की व्यवस्था, लेकिन नहीं, शिक्षा विभाग में जो एक लॉबी काम करती है प्रशासनिक अधिकारियों की, मंत्रियों की, कि उनके बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस न हो। अब आते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की या माध्यमिक की, जो यूपी सरकार के अधीन संचालित होते हैं। पढ़ाई कम, पढ़ाई के अलावा दूसरे काम इनसे ज़्यादा लिए जाते हैं। शिक्षक केवल शिक्षक नहीं है, बहुउद्देशीय कर्मी है। जनगणना, मतगणना, पशु गणना, पक्षी गणना, न जाने कौन कौन सी गणना इनसे कराई जाती है। यातायात रैली है, सर्व शिक्षा अभियान है, कुछ न कुछ हमेशा इनके ऊपर सौंप दिया जाता है। संचारी रोग है। हाँ, इन सब चीज़ों से सीबीएसई और आईएससी बोर्ड को अछूता रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। भला वे कैसे सड़क पे निकलेंगे रैली निकालने के लिए? तो इसीलिए इन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। पढ़ाई पे कम जोर,
और मिड डे मील में जो प्रमुख भूमिका है रसोइयाँ का, उसके बारे में मैं आपको बता दूं उनको कितना मिलता है। आप कुछ भी अनुमान लगा लें तो आपका विषय हो सकता है। पूरे महीने काम करने पर उनको महज 1500 रुपये दिए जाते हैं, केवल 1500 रुपये। कहा जाता है कि वो तो हाफ टाइम ही काम करती हैं। ज़रा सा आप ये बताइए कि जब कोई एक वक्त विद्यालय में काम करेगा तो क्या दूसरे वक्त जाकर के कहीं और काम कर सकता है क्या मजदूरी का? पूरा दिन उनका उसी में निकल जाता है, महज 1500 रुपया दिया जाता है। वाह रे हुकूमत! यह मंत्री, यह विधायक, यह जो जिम्मेदार हैं, विधायिका में बैठे हुए लोग हैं, डबल पेंशन लेते हैं। एक बार जीत गए तो क्या पूछना, फिर राज ही राज है उनका। और दूसरी तरफ यह जो केवल 1500 रुपये पा रहे हैं, इनके तरफ उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। हाँ, विकास है, अखबारों में विकास दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विकास दिखेगा, जनता के पैसे से जो टैक्स जाता है उससे खूब विकास दिखाया जाएगा। सड़कें किसी छिपी नहीं है, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, बस इतना ही अंतर हो सकता है ना। तो इन स्थितियों में अब भी मौका है कि यूपी हुकूमत अनुदेशक, वित्त विहीन शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइयाँ और जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन पर रोक लगा दी गई है, पेंशन बहाली, किसानों की ही तो एमएसपी की बात कर ले। अभी एमएसपी लोग कहते हैं हमने रोका कहाँ है, हम तो दे ही रहे हैं। ठीक है, आप दे रहे हैं। कितनी धान खरीद हुई है पता है? कौन खरीदा है? आप क्यों नहीं सुनते हैं? अगर आप एमएसपी नहीं समाप्त कर रहे हैं तो आप उसे क्यों नहीं कानून बना देते हैं कि हम इसको नहीं समाप्त करेंगे, इसको लगातार क्रियान्वित करते रहेंगे। क्या दिक्कत है? आप कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं समाप्त करना है, तो जब आप कह रहे हैं तो उसको लिख के दे दीजिए ना, बात खत्म हो जाए। किसान अपना अनाज ले करके, चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, जब बेचने की पारी आती है तो कुल खत्म हो जाता है उसका। व्यवहारिक स्थिति यही है। जहाँ के किसान मजबूत हैं वहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ के किसान कमज़ोर हैं वे बेचारे अपने रोटी दाल में ही व्यस्त हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, कहाँ जाएं। लेकिन सच्चाई यही है, आय दोगुना करते करते स्थिति उनकी ऐसी हो गई है कि वह परेशान है। हाँ, कुछ योजनाएं इनकी हैं, इन्होंने शौचालय दिया घर घर, उसका लाभ मिला। केंद्र सरकार की योजना थी तो केंद्र सरकार को लाभ मिला। मकान देने की बात उन्होंने की, बहुत सारे लोगों को मकान दिया भी, यह भी लाभ केंद्र सरकार को मिला। और हर घर जल देने की बात हो रही है, स्वच्छ जल। तभी इस योजना का तथा पता ही नहीं है, जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उस तरफ ध्यान ही नहीं है। यह जनता के हकों में कम और लूट लपेट के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही फंसी पड़ी है। तो आम जनता का जो मन हमने टटोला, कुछ लोगों से बातचीत की, उसमें निष्कर्ष कुछ इसी तरह से आया कि केंद्र में तो अभी इनकी ज़रूरत है, परंतु प्रांत में इन्हें पलटना चाहिए। अगर नहीं पलटा जाएगा तो जैसे रोटी है जल जाती है, उसी तरह से व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। मुझे लगता है कि इन सब तथ्यों को नज़रअंदाज न करके इन प्रमुख मुद्दों पर जरूर अब भी जो लोग बैठे हुए हैं प्रमुख दायित्वों पर सरकार में, वे चिंतन करेंगे। हाँ, एक बात और कह दूं यहाँ पर बात पूरा करने से पहले कि यूपी में ऊर्जा मंत्रालय ठीक काम कर रहा है। केवल ट्वीट करिए, केवल मेल करिए तो उस पर श्रद्धेय श्रीकांत शर्मा जी की तरफ से कार्रवाई कर दी जाती है, उसका रिस्पांस भी मिलता है। एक विभाग हमको ऐसा मिला, और तो अन्य विभागों के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ क्या है, गिट्टी क्या है, बालू क्या है, किसी छिपा नहीं है ना। अब बस छिपा कुछ है तो वह जनता के मन में, और जनता भी यह सोच रही है कि लाठी डंडा खाने से अच्छा है कि जब मतदान होगा तो हम फैसला लेंगे, और ऐसा लगेगा कि जिसे उन्होंने सरकार में बैठाया था वह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं,
हो सकता है मध्यम वर्गीय परिवार जो अत्यंत तबाह हो चुका है वह मतदान ही करने न जाए, और बसपा के समर्थन में जो लोग हैं वे मतदान करने जाएंगे, सपा के समर्थन में जो लोग हैं वो मतदान करने जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित लोग हैं वह जब मतदान करने ही नहीं जाएंगे तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। और जो ये बहुमत की सोच रख रहे हैं वह दूर की कौड़ी साबित होगी, और इससे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आएगी तो प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं होगी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता जिम्मेदार होंगे। और श्रद्धेय मोदी जी और श्रद्धेय योगी जी के नाम पर जो लोग चाहते हैं कि हम सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, तो सांसद तो बनने की भी स्थिति है परंतु विधायक बनने की स्थिति हमको नहीं नज़र आती। विधानसभा की दृष्टि से देखें तो सोनभद्र में केवल एक रावर्सगंज की है जो हो सकता है कि बीजेपी को दोबारा मिल जाए। घोरावल की उम्मीद नहीं है, ओबरा की भी उम्मीद काफ़ी कम है। अदुद्धि का भगवान मालिक है। हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों से अपेक्षा करेंगे कि जनता की पीड़ा को समझें, जन भावना का आदर करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, जिससे पुनः वे 2022 में आ जाएं और प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम हो सके। जय हिंद, जय भारत।